हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, डिविडेंड्स ऑन प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर होने वाला है। स्टूडेंट्स, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि प्रेफरेंस स्टॉक, सर प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें कुछ है क्या फर्क। बेटा कुछ फर्क नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये थोड़ा यूएस वालों का ड्रामा है। मेरी बात सुनिए, ये हर जगह चलता है बेटा। अब देखो, ये यूरोपियन और अपने क्या कहते हैं अमेरिकन में आपको बेटा ये चीजों का डिफरेंस मिलेगा। आपको जैसे अपने यूरोपियन कंट्रीज में चलिए, अब यूरोपियन अकाउंटिंग देखेंगे, आप अपने एशियन अकाउंटिंग देखेंगे, तो इनके अंदर आपको शेयर शब्द ज्यादा सुनाई देगा। शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब आप अमेरिका में जाओगे, अब अमेरिका में भी टू बी प्रिसाइज बेटा, जैसे नॉर्थ अमेरिका को भी मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कनाडा हो गया, ठीक है। तो अगर आप अमेरिका में जाएंगे, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो यूएस सेंट्रिक है, सीएमए यूएस है ना, सीपीए कर लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, तो आपको ज्यादातर जो वहां पे शेयर्स की जगह जो वर्ड सुना देगा वो स्टॉक बोलेंगे। मतलब सेम ही है बेटा, बस वो क्या बोलते हैं, शेयर को स्टॉक बोलते हैं, है ना। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई नया ही मतलब होगा, स्टॉक है वहां पे, शेयर है, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं है। शब्दों का डिफरेंस हो बेटा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अकाउंट्स नहीं है जहां पे आपको यूएस और यूरोपियन में एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, आपको बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर दिख जाएगा। अरे आपको वहां पे रियल लाइफ की दिनचर्या में दिख जाएगा। ड्राइविंग यूरोप में बेटा राइट हैंड साइड होती है, वहां पे स्पेसिफिक यूनाइटेड किंगडम की बात करें, अमेरिका में अंदर बेटा लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है ना। तो आपको ड्राइविंग के अंदर मिल जाएगा, वहां पे आपको स्विचेस के अंदर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको नीचे नीचे करके आप ऑन करते हो, वहां पे नीचे करके ऑफ होता है। तो ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी। सिर्फ अकाउंटिंग में नहीं है, हर जगह है। हर जगह इन्होंने ऐसा कॉन्ट्रास्ट रखा है, ये किस लिए, ताकि एक पेट्रियोटिज्म वो दिखा सके कि हम हटके हैं, हम एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। ऐसा उनका एक जस्ट सिंबॉलिक है वो, ठीक है। वो उस चीज को फॉलो कर रहा है, और इस चीज को फॉलो करते 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 वो इतना कर रहे हैं कि वो अकाउंट्स में भी लिया है। तो अब जैसे यूरोप में अगर वो स्टॉक शेयर्स बोलेंगे, तो वो अमेरिका में बोलेंगे नहीं भाई, हम अलग यहाँ पे, अब यहाँ पे भी अलग दिखाएंगे, हम शेयर्स नहीं बोलेंगे, हम स्टॉक बोलेंगे। क्या फर्क पड़ता, मतलब सेम ही है। तो आपको टेंशन ज्यादा इस पे लेनी नहीं है। खैर, बात आ जाइए बेटा, हमारा जो मेन, वो तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो डिविडेंड एंड प्रेफरेंस स्टॉक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा वो बेसिक ईपीएस पढ़ रहे हैं, और एज अ होल जो हमारा टॉपिक है वो ईपीएस है, ठीक है। ईपीएस पर मैंने एक्चुअली आपको ये चीजें बताई थी कि दो टाइप ऑफ ईपीएस होती है, बेसिक ईपीएस, डायलूटेड ईपीएस। पहले हमें बेसिक ईपीएस पढ़नी पड़ेंगे, तभी हम डायलूटेड ईपीएस पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक ईपीएस पढ़ाए बिना डायलूटेड ईपीएस पढ़ा ही नहीं सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहले बेसिक ईपीएस आप लोगों को पढ़ानी पड़ेगी, तो सीख लेंगे। अच्छा, बेसिक ईपीएस का बेटा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि अभी हम उस फॉर्मूला पे डेरिवेशन भी नहीं पहुंचे, मतलब डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, डेरिवेशन क्या बतानी, समझे नहीं, मतलब फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन वो फॉर्मूला निकालते कैसे, उस चीज, उसके जो एलिमेंट्स है वो हमको नहीं पता। फॉर्मूला क्या था, आईएसी अपॉन वेंसो। फुल फॉर्म क्या होती है आईएसी की, इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स। वो कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में इन डिटेल मैंने आपको उसकी डेरिवेशन बता दी थी। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, बहुत सारा डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो आप लोगों को क्या करना है, वो क्लास को जाके मेरी रेफर करना है। देखिए, अगर आप मेरी क्लासेस को इन सिंक नहीं देखेंगे या सिंक्रोनाइजेशन फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको दिक्कत आएगी। आएगी क्या बेटा, 101% आएगी। क्योंकि मैं जो लॉजिक्स है जो लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। इससे क्या हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगी, क्लास जबरदस्ती का लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को वो लेक्चर मेरे देख के आने, तभी चीजें समझ में आएंगी। और इस लेक्चर को देखने से भी पहले बेटा मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, एटलीस्ट मार्केट रेशियोस मुझे देख लेना पहले। मैं ये नहीं कह रहा, अगर जैसे स्टूडेंट ये बेसिक ईपीएस देखने आ गया और उसने पहले मेरे कोई लेक्चर देखा ही नहीं, तो मैं उसको पहले ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट मेरे मार्केट रेशियोस पूरी देख ले शुरू से। बाकी के लेक्चर नहीं देखे कोई नहीं, लेकिन एटलीस्ट मार्केट रेशियोस पूरी देख ले, क्योंकि कुछ लॉजिक्स है जो मैं आपको पास क्लासेस में चीजों को समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। तो बेसिक ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो आईओसी अपॉन वेंस को, आईएसी मैं आपको निकालना समझा चुका हूं। आईओसी के फुल फॉर्म, आईएसी के फुल फॉर्म इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर है। डिनोमिनेटर अमाउंट है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। वो कैसे निकालते बेटा, वो तो पूरी डिटेल क्लास लगा के समझाऊंगा। वही तो सारा मसला असल है बेटा, असली मसला तो वही है कि कैसे निकालते हैं पेंसो। वही तो, अगर बेटा न्यूमरेटर तो कोई भी निकाल देगा, प्लस माइनस करके प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करके हो जाएगा, चलो किसी तरह। वेंस को बहुत ज्यादा टेक्निकल लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन है नहीं वो। उसके अंदर तीन चीजें मुझे आपको बतानी है, स्प्लिट स्टॉक, रिवर्स स्प्लिट स्टॉक्स, और बेटा आपको एक मुझे बोनस शेयर्स करके बताना है। वो अगर आपको गेम समझ में आ गया तो आप सारा का सारा इजीली समझ जाओगे, और रटना कुछ नहीं है। ऐसा डिटेल लॉजिक बताऊंगा कि आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आ जाते हैं,
वैसे जो ये डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस स्टॉक है, मुझे आप लोगों को इसलिए समझाना पड़ रहा है, मेरा एक्चुअली जो टॉपिक है बेटा वो आईएसी है। एक्चुअली जो मेरा टॉपिक है वो इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर है, लेकिन बेटा इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर मैं आपको नहीं समझा सकता डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस स्टॉक समझाए बिना। ठीक है, तो इसको समझाए बिना बेटा मुझे आपको बताना पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं पढ़ पाओगे। अभी पहले एक छोटी सी रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम डिटेल लॉजिक इसका समझेंगे। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस स्टॉक आर डिडक्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, इफ दैट अमाउंट, ये इनकम और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, बेटा आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में इतना टेक्निकल नहीं है। ठीक है, ये पार्ट 1 का एक कंसेप्ट है। वैसे जिसने पार्ट 1 दिया तो वो शायद इस बात से मेरी समझ पा रहा है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या है। इनकम स्टेटमेंट जब आप पार्ट 1 पढ़ेंगे, एएससी 205 के अंदर जब मैंने इनकम स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इनकम स्टेटमेंट जब भी बनता है, कुछ कुछ कंपनियों में क्या होता है, कुछ कुछ ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, उनके कुछ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन होते हैं। बेटा ये कंपलसरी चीज नहीं है। जैसे आप किसी भी कंपनी की अगर बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कह रहा हूं, इनकम स्टेट खोल के देखोगे तो जरूरी नहीं है वहां पे आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मिलेगा। अच्छा, वैसे ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है? डिसकंटिन्यूड मतलब जल्दी से बोलो तो ऐसे ऑपरेशन जो कंपनी ने बंद कर दिया या बंद करने वाली है। अब ऐसा हो सकता है बेटा ये ज्यादा प्रोडक्ट हिट ना हो, मतलब 4 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट कंपनी को ऐसा लग रहा है या ज्यादा बिक नहीं रहा है, हिट नहीं है, अरे जितना ज्यादा खर्चा लग रहा है उतना ज्यादा सेल्स कमा के नहीं दे रहा, या अभी मर मर के चल रहा है, आगे तो बिल्कुल ही इसकी सांस खत्म हो जाएगी, तो ऐसे प्रोडक्ट को कंपनी क्या करती है? शट डाउन कर देती है। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। तो उस ऑपरेशन में, उस प्रोडक्ट में लगाने, कंपनी ने बहुत सारी मशीनरीज वगैरह लगाई होंगी, है ना, बहुत सारे ऑपरेशन डाले होंगे, तो कंपनी क्या करती है? फिर उनको सेल ऑफ वगैरह कर देती है। तो सेल ऑफ करके कुछ गेन वेन हो जाएगा, तो वहां से बोलते हैं इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मतलब ऐसे ऑपरेशन जो हमने डिसकंटिन्यूड कर दिए या करने वाले हैं, और इस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से हमको इतनी थोड़ी बहुत सेल्स हो गई, इतने एसेट वगैरह, ये जितने भी इसमें मशीनरीज वगैरह डाली तो किसी काम की तो है नहीं, तो बेच दी, तो इससे थोड़ा बहुत गेन हो गया होगा, ये लॉस हो गया होगा, फिर उस पर कैपिटल गेन वगैरह, तो ये सब हम कैलकुलेट वगैरह कर लेंगे, तो वैसे निकालते हैं। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, आपको रियल लाइफ में लेकिन ये सब चीजें समझनी है बेटा, काम करना है। आप जब आप वहां पे जाएंगे कॉर्पोरेट वगैरह में, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ज्ञान हो। ठीक है, तो अगर आप ये बोलेंगे कि हमको तो नहीं पता, हमारे तो सिलेबस में नहीं था, तो बेटा ये एक्सक्यूजेस वो नहीं सुनिए, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो आपको इन सब चीजों का ज्ञान तो बेटा लेना पड़ेगा किसी तरह। ठीक है, खैर, इफ दैट, तो ईपीएस भी जो बेटा एक्चुअली निकलती है वो ऑपरेटिंग कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की भी निकलती है और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की भी निकलती है। हालांकि आपके सीएमए यूएसएफ पार्ट 2 के अंदर सिर्फ सिंपल रखा गया है, मतलब माना गया है कि कोई सब कंटिन्यूड ऑपरेशन है, कोई आगे जाकर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वैसे रियल लाइफ में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर किसी कंपनी की होती है तो 2 ईपीएस देखेंगे आप उनकी, एक तो उनकी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की ईपीएस निकलती है, एक डिसकंटिन्यूड की भी निकलती है, लेकिन आपके सिलेबस में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आपके सिलेबस में बहुत ही सिंपल ईपीएस आती है बेटा। ठीक है, चलिए, तो अराइव एट अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर व्हिच इज द न्यूमरेटर इन द कैलकुलेटर ऑफ बेसिक ईपीएस, ओनली डिविडेंड एसोसिएटेड विद द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड आर डिडक्टेड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसी पॉइंट पे, ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है लेकिन यही एग्जामिनर का हथियार है। इसी पॉइंट से तो वो आधे लोगों को लुढ़का देता है, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं पेपर देने, इसी पॉइंट से बेटा ऐसे क्वेश्चन डालता है ये, इसी पॉइंट पे वो क्वेश्चन बनाता है न्यूमेरिकल्स के, और इसमें आधे आप लोगों को जान के रहने होंगे, आधे तो वहीं गिर जाते हैं, पढ़ के सारा आ रहे होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन इतनी होती है कि भाई करे, माइनस करे या नहीं करे, पिछले साल का डिविडेंड माइनस करूं या नहीं करूं, पता नहीं क्या करूं, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड दे रखा है 5 सालों का प्रेफरेंस में, माइनस करूं ना करूं, इतनी कंफ्यूजन है, लुढ़क जाएंगे। बस यही है, मॉक दुनिया भर के मॉक करके आए, लेकिन वहां फिर भी अटक जाएंगे। इसलिए कहता हूं बेटा, कितने भी मॉक कर लो, लेकिन जब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो ऐसे लाइनों से, वोकैबुलरी से आप यूं ही गिर जाओगे। आज मैं आप लोगों का वो सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ओनली डिविडेंड एसोसिएटेड विद द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड आर डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज वेल एज फ्रॉम द नेट इनकम टू अराइव एट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक फॉर द पीरियड। बस बेटा अभी आप लोगों को यहां तक ही पढ़ना, क्योंकि हमारे लिए जो रेलिवेंट है बस वो ये है। आज मेरी पूरी क्लास आप लोगों को यही समझाने की है कि क्या माइनस करना है या क्या नहीं करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं बेटा, जो प्रेफरेंस प्रेफरेंस जो बेटा डिविडेंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बेटा। प्रेफरेंस शेयर 2 टाइप नहीं बोला मैंने, यहां पे बोला प्रेफरेंस शेयर नहीं। प्रेफरेंस शेयर तो हो सकता है प्रकार के, अभी वो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा सिलेबस नहीं बेटा, वो पार्ट 2 सेक्शन बी का सिलेबस है, हम यहाँ पे वो पढ़ने नहीं बैठे। मैं ये बता रहा हूं प्रेफरेंस डिविडेंड 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड 2 टाइप के होते हैं।
कौन से बेटा? एक तो बेटा क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है। आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट की बात कर रहा हूं। देखिए ये जो जितने भी लेक्चर मैं दे रहा हूं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं, सीए में यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसको सीपीए में रेफर करना चाहते हैं तो आप कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन पूरा आपको लोगों को बेनिफिशियली होगा। सीपीए में मुझे आपको बहुत और ज्यादा चीजें बतानी पड़ेंगी इसके लिए। ठीक है, तो ये हाँ 100% अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो सीए में यूएसए के लिए पूरा ये आप लोगों को बेनिफिट दे देगा। तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है। ठीक है, एक क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है, एक बेटा एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड। ठीक है, फंडा समझो बेटा, अभी चीजें फंडों पे ध्यान दे रहे हैं, कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। ये दोनों अलग होते हैं बेटा, ये डिविडेंड दोनों सेम नहीं होते। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपको सिर्फ ये बोला जाता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए मैं सीएमए से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम में क्या क्या चीजें आती है मुझे वो भी आपको बतानी पड़ेगी, क्या क्या धारणा है। एक सीपीए का क्यूएनए भी बताऊंगा मैं आपको। एक सीपीए ऐसी बेटा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा कि ऐसे अज्यूम कर लेना, नहीं। सीपीए एआईसीपीए आपको पता है कि हमसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है वो। उन्होंने वो नोटिफिकेशन बोला और उन्होंने बताया कि अगर पेपर में कुछ ये पेपर छोड़ो कोई भी चीज अगर गिवन नहीं है, रियल लाइफ में चीजें साइलेंट है, तो आपको क्या अज्यूम करना है। तो बट ऑब्वियसली जब रियल लाइफ में आपको वो चीज अज्यूम करनी है तो पेपर में भी वही अज्यूम करना, और एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा आपको। और ऐसा सीएमए ने भी उस पर पूरा एग्री करा। क्या है वो सब चीजें वो हम देखेंगे आगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। प्रेफरेंस डिविडेंड जो बेटा एक्चुअली होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है, एक नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो और उस पर जो आपको कंपनी डिविडेंड देगी तो वो डिपेंड करता है वो आप डिविडेंड कैसे लोगे। मतलब आपने कंपनी से कैसे अपना साझा कर रखा है कि मैं डिविडेंड कैसे लूंगा। अगर आप कंपनी को ये बोलते हो नहीं नहीं सर हमको आप डिविडेंड बताओ, जैसी प्रॉफिट आएगा ना वैसे ही दे देना। बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जैसे प्रॉफिट आता है वैसे डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि नाम प्रेफरेंस है। अरे एक बार प्रॉफिट आ गया तो उनका राइट है डिविडेंड लेने का, आपको डिविडेंड देना पड़ेगा उनको। ठीक है, देना ना देना वो कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं करा इस बार तो वो अलग बात है बेटा, फिर नहीं मिलेगा डिविडेंड। लेकिन अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया फिर तो बेटा डिविडेंड आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको एसेट बेच के क्यों ना देना पड़े, देना पड़ेगा बेटा फिर तो, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया। देखिए यूएस की बात कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि यूएस कोर्स बात कर रहे हैं। यूएस के लॉ के अंदर बेटा, अंडर यूएस लॉ, अगर आपने एक वर्बल भी बोला हुआ है, अगर एक वर्बल डिक्लेरेशन भी बोला हुआ है तो बेटा वो एक एग्रीमेंट हुआ है, एक एग्रीमेंट मान लेंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। मतलब ओरल वर्बल को भी, ओरल एग्रीमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है, इनफोर्सिबल बाय लॉ है। ठीक है, मतलब वहां पे अगर आपने ऐसा नहीं कि रिटर्न में दिया तभी मानेंगे, अगर आप कंपनी ने ओरली भी डिक्लेयर कर दिया तो बेटा यूएस के अंदर उसे कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। फिर उस कंपनी को डिविडेंड लीगली बाइंडिंग है, फिर उस कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को अपने। तूने डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब तूने डिक्लेयर कर दिया, प्रॉमिस दे दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। ये यूएस लॉ के अंदर बेटा चीज गिवन है। ठीक है, चलिए ऐसी मैंने आप लोगों को बताया जनरल नॉलेज। प्रेफरेंस डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। अब देखिए कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, तो अगर कंपनी आप लोगों को डिविडेंड कर रही है, दे रही है, और आप कंपनी को बोल रहे हैं हाँ हाँ जैसी जैसी प्रॉफिट आएगा ना वैसे ही हमको डिविडेंड काट के दे दियो, जैसे ही प्रॉफिट आया वैसे ही डिविडेंड काट के हमको दे दियो, तो बेटा आप इस कैटेगरी में हो नॉन क्यूमुलेटिव। बेटा नाम से ही समझिए क्यूमुलेटिव, मतलब ये शब्द आया है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होना होता है मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लिया, मतलब आप डिविडेंड इकट्ठा करके दे रहे हो। तो नॉन क्यूमुलेटिव मतलब नॉन इकट्ठा, मतलब आप इकट्ठा करके नहीं दे रहे, हाथों हाथ जैसे ही प्रॉफिट आया डिविडेंड काटा और डिविडेंड दे दिया। अभी मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, दो प्रोसेस होते हैं डिविडेंड देने के। सबसे पहले डिविडेंड काटा जाता है, ठीक है, फिर होता है डिविडेंड देना जिसको डिविडेंड पेड बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे वो क्या होता है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं, ये दोनों केस में लगते हैं, चाहे क्यूमुलेटिव ना नॉन क्यूमुलेटिव। अभी बताऊंगा बेटा, एक एक करके प्रोसेस से पढ़ेंगे तभी जाके चीजें समझ में आएंगी, और बहुत ही ज्यादा आराम से पढ़ना है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी बेटा, ईपीएस में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा रोल आएगा। ठीक है, चलिए तो नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड, तो अगर आप कंपनी से ये बातचीत कर लेते हो कि कंपनी सुनो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, मैंने बोल दिया कंपनी को सुनो कंपनी मुझे जब भी तुम डिविडेंड दोगे ना, इकट्ठा ऐसा नहीं कि भाई साहब आपने डिविडेंड प्रॉफिट काट के दे दिया, डिविडेंड काट लिया लेकिन दिया नहीं, एक 5-6 साल का इकट्ठा करके मुझे दे रहे हो, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आपको मुझे कैसे देना, जैसे ही प्रॉफिट आया उसमें से बताओ आपको मुझे मेरा डिविडेंड काट के हाथ हाथ दे देना है उसी साल। मतलब उस साल का प्रॉफिट आपने कमा लिया, उस साल का मुझे डिविडेंड काटा और मुझे दे दो बस। ऐसा नहीं आपने इस साल का प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड तो काटा लेकिन दिया नहीं, आपने कहा नहीं हम आपको 5 साल बाद देंगे, 2-3 सालों को इकट्ठा करके एक साथ दे देंगे। अरे मैं आपको बात तो देखो, आप कुछ ऐसी बात हो गई जैसे एक एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसने पहले साल काम करा,
दूसरे साल काम करा तो बेटा पहले साल की, जब उसने पहले साल काम करा तो पहले साल की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल उसने काम करा तो दूसरे साल की सैलरी मिलेगी उसको। लेकिन बोर्ड कंपनी कह रही बेटा बात तो एक ही है, मैं तुझे एक एक साल करके दूं या एक काम करता हूँ, तू पहले साल काम कर, दूसरे साल दे काम कर, दूसरे साल का एडमिट मैं तुझे दोनों साल की इकट्ठा करके दे दूंगा, ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये होता है एक्यूमुलेटेड। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैं मतलब आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा होता है, दो टाइप के होते हैं, या तो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेटा जैसे ही प्रॉफिट आया हाथों हाथ काट के डिविडेंड दे दिया, या एक केस और हो सकता है, बोल रहे भाई साहब तुझे मैं ऐसे बार बार प्रॉफिट काट के डिविडेंड दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं काम करता तुझे एक साल का पूरा होल्ड करके दे दूंगा, है हर महीने डिविडेंड क्या देना, हर क्वार्टर का डिविडेंड क्या देना, एक काम करता 3-4 क्वार्टर का एक साथ इकट्ठा करके दे दूंगा, क्यूमुलेटिव है, ठीक है। तो इसे क्यूमुलेटिव बोलते हैं, मतलब एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं बेटा, कंपनी को बताओ कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ती है। कंपनी को क्या होता है, पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी कहते हैं यार ये तो प्रेफरेंस वालों को पैसा देना पड़ेगा, इनका नाम प्रेफरेंस है, अरे एक बार आपने प्रॉफिट कमा लिया तो इन बेचारों को तो देना पड़ेगा ना, आपने प्रॉफिट कमा लिया क्योंकि इनका ना काम है प्रेफरेंस का। तो कंपनी बोलती है यार इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। इक्विटी वाले को तो, कॉमन स्टॉक वाला को तो कोई पंगा नहीं, उनको तो आप हटा दो, ज्यादा नहीं है ऐसा। कॉमन स्टॉक वाले में तो कोई टेंशन नहीं है ना बेटा, उनको तो आप मना भी कर दो, उन बेचारों को तो कुछ नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस वाले तो आ जाते हैं बेटा जब देखो पैसा मांग रहे, क्योंकि इनका नाम प्रेफरेंस है, इनके साथ हमने डील कर रखी है कि आप लोगों को एक फिक्स इनकम देंगे प्रॉफिट अगर हमने कमाया तो इनको देना पड़ेगा। तो कंपनी कहती है यार अब हम प्रॉफिट में से अगर इनको दे देंगे तो कुछ प्रॉफिट बचेगा नहीं, कंपनी को धंधे में पैसा चाहिए था, अब अगर इनको पैसा दे देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब कंपनी को कहीं पैसा लगाना था, एक ब्रांच खोलनी थी, उसके लिए पैसा बचा नहीं क्योंकि सारा पैसा प्रेफरेंस में बांट दिया। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस पैसे के लिए बाहर से लोन उठाना पड़ेगा, उसमें ब्याज पे वो भी ब्याज देना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, जुगाड़ लगाती है। कंपनी बोलती है स्कीम उन लोगों को देती है, नॉन कम्युनिटिव वालों को, बोलती है भाई साहब ऐसा है तुम एक काम करो, तुमको बार बार प्रॉफिट देने से अच्छा हम एक काम कर रहे हैं, प्रॉफिट देंगे टेंशन मत करो, डिविडेंड देंगे, वो हमने डील कर रखी है, लेकिन एक काम करते हैं ना इकट्ठा करके दे देंगे, बात तो वही है, बार बार तुम लोगे छोटा मोटा अमाउंट मिलेगा तुमको, एक बारी का थोड़ा सा इकट्ठा करके दे देंगे, इससे क्या होगा तुमको एक बड़ा अमाउंट भी मिल जाएगा, है ना। और इससे क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, थोड़ा टाइम हमारे पास भी पैसा रुका रहेगा तो हम उस पैसे से थोड़ा अपना धंधा चला लेंगे, हमको लोन नहीं मांगना पड़ेगा। देखो अगर हम लोन लेंगे तो उसमें ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देंगे तो फिर आपको पता है नेट इनकम कम हो जाएगी, तो आप लोगों को डिविडेंड कम मिलेगा। तो ये लोग सोचते हैं चल ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पे जा रही है कंपनी, अच्छी बात है, लोन नहीं मांगना पड़ेगा, अरे ठीक है। तो ऐसे क्यूमुलेटिव डिविडेंड आ जाएगी। तो इनमें से कुछ, जैसे सोचो ये 1000 जनता है इसमें, तो इसमें से कुछ कंपनी तोड़ने की कोशिश करेगी और यहाँ पे ले आएगी। सोचो 400-500 लोग आ गए, यहाँ पे 400 लोग आ गए, तो बेटा अभी भी 600 यहाँ पे है, तो अभी ये डिवाइड हो गए लेके, तो 600 नॉन क्यूमुलेटिव वाले, 400 क्यूमुलेटिव वाले, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये स्कीम है। तो अब ये स्कीम तो मैंने आप लोगों को समझा दी बेटा, लेकिन ये ईपीएस में कैसे रेलिवेंट है वो समझ लेते हैं। देखिए क्यूमुलेटिव का गेम क्या है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड वो डिविडेंड होते हैं जिसमें आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट आया काटा लेकिन दिया नहीं। बेटा दो प्रोसेस होता है डिविडेंड देने के, आपका प्रॉफिट आया तो डिविडेंड आप कहां से दोगे, प्रॉफिट में से ही तो दोगे। आपका डिविडेंड आया लेकिन आप डिविडेंड कहां से दोगे, प्रॉफिट में से तो दोगे ना बेटा। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो प्रॉफिट आया, डिविडेंड काटो, लेकिन फिर देना ना देना वो डिपेंड करता है वो क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव। मेरा शब्द अब थोड़ा ध्यान से सुनो, उसको अपने रजिस्टर में लिख भी लेना। प्रॉफिट आया, आंख बंद करके बेटा देखना नहीं कौन है, कुछ नहीं देखना। डिविडेंड जैसी अगर आपने कंपनी, अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि वो डिविडेंड बांट रही है, तो बेटा जैसे ही प्रॉफिट आया आंख बंद करके पहले प्रॉफिट काट दो, डिविडेंड काट दो, कितना डिविडेंड देना है बस काट के रख दिया। अब ये डिविडेंड देना है या नहीं देना, मतलब ये डिविडेंड अभी काट तो दिया, लेकिन अब इस डिविडेंड को हाथों हाथ दे देना है या रोक के रखना है, ये डिपेंड करता है वो डिविडेंड, वो कौन सा टाइप ऑफ डिविडेंड है। अगर वो डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव है तो बेटा हाथ अभी काट के तो रख दिया, तो बेटा हाथों हाथ दे भी देंगे। लेकिन अगर वो डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव है, सॉरी क्यूमुलेटिव है, तो बेटा हम हाथों हाथ नहीं देंगे क्योंकि इसका नाम है क्यूमुलेटिव, मतलब इकट्ठा करके देंगे, बेटा हम उसको अभी नहीं देंगे, हम रोक लेंगे। लेकिन काटने वाला सीन बेटा दोनों में कर लेना, मैंने आपको बोला था डिविडेंड एक बार प्रॉफिट, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो बेटा फिर देना है डिविडेंड, क्योंकि मैंने आपको बोला यूएस का रूल है, फिर आपको देना पड़ेगा। तो बेटा डिविडेंड जैसी प्रॉफिट आया तो डिविडेंड लेकिन काटेंगे, मतलब जितना डिविडेंड लोगों को देना है तो उतना डिविडेंड प्रॉफिट में से काट के रख लेंगे। तो बेटा काटने का सीन मुझे या मैं आपको बता रहा हूं, मतलब डिविडेंड जो काटना है वो दोनों के केस में कटेगा ही कटेगा, लेकिन देना है नहीं देना, मैंने शब्द है यहाँ पे डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड वाला जो सीन है बेटा वो डिपेंड करता है कि वो क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव तो बट ऑब्वियसली बेटा इकट्ठा करके नहीं दे रहा है, हाथों हाथ दे दे रहे हैं, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव है तो बेटा इकट्ठा करके देंगे।
मतलब जनरली जो होता है आपके क्वेश्चन वगैरह में भी जो है वो 5 साल का होता है, मतलब 4 या 5 साल का इकट्ठा एक साथ करके देंगे, तो ऐसा होता है। तो ठीक है, अब आइए बेटा, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे अब आप थोड़ी देखिए देखिए, ये रहा नॉन क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव, पहले क्यूमुलेटिव पे आ जाते हैं। ऑल्दो द एएससी मास्टर ग्लोसरी डज नॉट डिफाइन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, आपके वहां पे नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस टू दैट मस्ट रिसीव द डिविडेंड पेमेंट फॉर ऑल द प्रायर ईयर्स, मैंने आपको लोगों को बोला है इन लोगों को क्या होता है, एक साथ का डिविडेंड नहीं मिलेगा। सोचो बेटा, मेरी बात सुनो, जैसे ये 2021 है, 2022 है, 2023 है, ठीक है, ये 2024 है, मैंने 5 साल ले लिए, ये 2025 है, ठीक है। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट, कंपनी ने 2021 चल रहा है, 2021 में प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने डिक्लेयर भी करा डिविडेंड। ये मैं आपको बता रहा हूं क्यूमुलेटिव वालों का केस, क्यूमुलेटिव, ठीक है, ये क्यूमुलेटिव है। कंपनी 2021 चल रहा है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, डिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन कंपनी ने अभी बताओ इनको प्रॉफिट अभी, लेकिन ये है क्यूमुलेटिव वाले, तो मैंने आपको बोला प्रॉफिट का अभी डिविडेंड काट के रख दिया। डिविडेंड कितना देना है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल अमाउंट है 40,000 का डिविडेंड, 40, अब प्रेफरेंस वालों को एक फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, तो इस साल भी 40,000 होगा, अगले साल भी 40,000 होगा, तीसरे साल भी 40, चौथे साल भी 40, पांचवें साल भी 40, इनका फिक्स होता है ना। तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव फर्क पकड़ता है। अरे बेटा, क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव से क्या फर्क पड़ता है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव बस एक ही चीज है, एक को इकट्ठा करके मिल रहा है, एक को नॉन इकट्ठा करके मिल रहा है, मतलब एक को हाथों हाथ मिल रहा है, तो उससे अमाउंट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना। प्रेफरेंस को आपको ये तो पता है फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, इनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है, तो इस साल भी अगर 40,000 है तो दूसरे साल भी 40,000 ही होगा, और वो कंपनी पे डिपेंड करता है। अब वो दूसरे होता है बेटा जिसमें आप थोड़ा बहुत इनकम डिफर कर जाती है, वो भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वो अलग कंसेप्ट है, आपको वहां पे नहीं जाना, ठीक है। आपके सिलेबस में वो नहीं है, उससे कैसे इफेक्ट हो सकती है वो आपको नहीं देखना। 2021 में सोचो, जो कंपनी को डिविडेंड 40,000 का देना था, तो कंपनी ने पहले क्या करा, मैंने आपको क्या बोला था, पहले का स्टेज है काटना, तो प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट होगा वो नहीं देख रहे, उसमें से 40,000 डिविडेंड काट के अलग रखे, ये लो बेटा, ये रहा 40,000 लिख दिया। अब आप देख रहे हो देना नहीं देना, आपने कहा भाई तो क्यूमुलेटिव वाले इनको तो नहीं देना, ठीक है, नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, कट कर दिया, नहीं देंगे, लेकिन काट के अलग रख लिया। आप क्या करोगे, काट के रख लिया, तिजोरी में बंद करके रख देंगे, तिजोरी में बेटा काट के रख दिया, लेकिन अब रखोगे कहां इसको, ऐसे टेबल पे थोड़ी ना पढ़ के रखोगे, इसको क्या करेंगे तिजोरी के अंदर बंद करके रख लेंगे, कि जब भी समय आएगा देना तिजोरी में से निकाल के इन लोगों को दे देंगे। मतलब आपके पास एक लॉकर है, उसके अंदर डाल के रखोगे। और दूसरे साल भी 40,000 का डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन दोगे क्या, नहीं दोगे, क्योंकि आपने ये बोला कि हम 5 साल का इकट्ठा एक साथ करके देंगे, ठीक है, यहां भी नहीं देंगे। तीसरे साल भी 40,000 का काट के रखेंगे, बेटा ये सब देखो तिजोरी में बंद हो जा रहा है, हम लॉकर में बंद करे जाना है। पहले साल का 40,000 डाला, दूसरे साल का 40,000 डाला, तीसरे साल का 40,000 डाला, तो ऐसे देखो हो रहा जा रहा है। चौथे साल का 40,000 डाला, नहीं देंगे। पांचवें साल में बेटा 40,000 काटा और इसको भी तिजोरी में डाला, लेकिन अब हो गए 5 साल। अब बेटा आपको 5 साल का, अब 5 साल में जब आपने तिजोरी खोली, लॉकर खोला, जब आपने ये लॉकर खोला, तो इसमें आपने जब खोला तो आपको इसके अंदर कितने पैसे, कितने डिविडेंड पड़ा हुआ मिला, टोटल कितना डिविडेंड है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको $2 लाख का डिविडेंड पड़ा हुआ मिला। आपको बेटा $2 लाख का डिविडेंड पड़ा हुआ मिला ना इसके अंदर। हाँ, तो $2 लाख का अब ये डिविडेंड किसका है, किसका है $2 लाख डिविडेंड, $2 लाख का जो डिविडेंड बेटा ये प्रेफरेंस वालों का है, एक्यूमुलेटेड वालों का। अब आप इन लोगों को दे दोगे सारा का सारा, मतलब डिविडेंड जो आप काट रहे हो वो 2021, 22, 23, 24, 25 काट के रख रहे हो, लेकिन जो पेड कर रहे हो वो फिफ्थ ईयर में कर रहे हो, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, क्योंकि आपने डील ये करी थी हम 5 सालों को इकट्ठा करके देखेंगे। तो बेटा ये जो 5 चीजें हैं, मैंने आपको ये जो शब्द बोल रहा हूँ, डिविडेंड काट रहे हो, काट रहे हो, काट रहे हो, उसको डिविडेंड, ये तो मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में इसका मतलब होता है डिविडेंड अर्न कर लेना। बेटा डिविडेंड अर्न तो हो गया ना, अरे ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस वाले हैं इन्होंने डिविडेंड तो अपना अर्न कर लिया ना। अरे आप इनको डिविडेंड दे नहीं वो अलग बात है, लेकिन डिविडेंड एक्चुअली में तो इन्होंने अर्न कर लिया ना इन प्रेफरेंस वालों ने। अरे पहले, अरे अगर इन्होंने अर्न नहीं करा होता तो आप इनके नाम पे क्यों काटते, इन्होंने अगर प्रेफरेंस वालों ने अपना डिविडेंड नहीं अर्न करा होता तो आप प्रॉफिट में से इनके 40,000 का डिविडेंड क्यों इनके नाम का काट के रखते और तिजोरी में बंद करके रखते। अगर इन्होंने अर्न ही नहीं करा तो वो 40,000 में तिजोरी में आपने क्यों डाला हुआ पैसा, आपको पता है ना यार इनका ही पैसा है, अभी नहीं देना, देखिए देना तो है लेकिन है तो इन्हीं का ना, तो इन्होंने अर्न तो कर लिया ना एटलीस्ट। मैंने आपको ये बेटा वैसे मत देखो, आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर अर्न और पेड में डिफरेंस है, ये कैश बेसिस का कंसेप्ट होता है। कैश बेसिस में तो आप बोल देते हैं हाँ अर्न कर लिया मतलब मैंने कमा लिया, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर मतलब ये जरूरी नहीं है आपने अर्न कर लिया तो आपकी जेब में भी वो पैसा आ गया, एक्यूरेट कंसेप्ट पता है आप लोगों को बेटा, ठीक है चीज है। तो इन्होंने अर्न कर लिया तभी तो आपने इनके प्रॉफिट में से इनके नाम का पैसा काट के तिजोरी में बंद करा हुआ है। अगर इन्होंने अर्न ही नहीं करा होता तो बेटा आप इनके नाम का काट के तिजोरी में भी क्यों रखते, वो खुद यूज ना कर लेते कंपनी, सही सीधी बात है, ठीक है। तो इन्होंने अर्न कर लिया, तो अर्न इसको बोलते हैं काटना, डिविडेंड काटना, ठीक है, ये है बेटा वो शब्द। और जब आप इनको पेड कर दोगे, पेड ये होता है डिविडेंड पेड, ये है डिविडेंड को, सीधी सीधी बात है, इनको डिविडेंड पेड ही बोलते हैं।
अर्न और पेड, सीधी सीधी बात है। तो अगर आपको वो शब्द बोलेगा डिविडेंड अर्न कर लिया, उसका मतलब समझ जाना वहां पे अभी अर्न करा है, उसने काट के रख दिया है, क्योंकि इसने अर्न कर लिया तो कंपनी के नाम का पैसा काट लेगी ना। ऐसी जैसे एक एम्प्लॉयर ने बेटा पूरे एक महीने काम करा, तो उस एक एम्प्लॉय ने, सॉरी, एक एम्प्लॉयर के लिए पूरा एक महीना काम करा, तो उसने सैलरी अर्न कर ली। लेकिन जरूरी थोड़ी ना होता बेटा महीने के एंड में उसको सैलरी मिल जाएगी। महीने के जो एंड जो होता है अगला महीना, उसके 7 तारीख तक मिलेगी, सीधी बात है ना। ये अगर यूएस वाला कंसेप्ट आप कर रहे हैं, जैसे आप वेजेस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे बाई वीकली मिलेगी, तीसरे हफ्ते की फिर आपको थर्सडे या वेंसडे मिलेगी, ऐसा होता है ना। तो जरूरी थोड़ी ना आपने 2 हफ्ते काम कर लिया तो आपको 2 हफ्ते की सैलरी उसी वक्त मिल जाएगी एंड में, या महीना आपने पूरा काम कर लिया तो महीने के एंड में पूरी मिलेगी, ऐसा थोड़ी ना होता, अगले महीने वो प्रोसेस होती है। तो पेड और अर्न की डेट अलग होती है। आपने पूरा एक महीना काम कर लिया तो आपने अर्न कर ली सैलरी, एम्प्लॉय ने अर्न कर ली, लेकिन जब पेड करा जाएगा तो वो डेट तो एक्चुअली अलग होगी ना। तो ये होता है, ऐसे ये भी है बेटा। तो इस शेयर होल्डर ने तो अर्न कर लिया, तभी तो आप उसका पैसा अलग अलग कर रहे हो, इसने अर्न तो कर लिया, लेकिन पेड हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपके पेपर में बताऊं क्या आएगा, अब वो पता क्या बोलेगा, आप मेरी बात सुनो। 2026 का जो नेट इनकम है, मैं आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके बता रहा हूं, 2026 की जो नेट इनकम है वो $2 लाख है। और जो करंट ईयर, मैंने शब्द यहां पे करंट ईयर बोला, थोड़ा सुनना बड़े ध्यान से, करंट ईयर का जो डिविडेंड अर्नड है ऑन डिविडेंड अर्नड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है अर्नड कर का, शब्द यहां पे अर्नड बोलेगा, अभी उसने पेड नहीं बोला। पता वो कितना बोलेगा, वो बोलेगा $60,000। अब वो बोलेगा आपको बताओ बताओ आईएससी निकाल के, और कुछ नहीं बोला, बस अब वो बता रहा है आईएससी निकाल के। अब आपको पता है बेटा आईएससी कैसे निकालते हैं, तो पता है ना, नेट इनकम में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड का शेयर माइनस करना पड़ता है। जब आप नकली वालों को उनका हिस्सा दे दोगे तभी तो जो रिमाइंडर अमाउंट बचेगा वो कौन खाएगा। अरे पहले नेट इनकम आ गया, अब वो नेट इनकम लेकिन किसका है बेटा, नेट इनकम आप लोगों का आ गया, लेकिन नेट इनकम मालिक लोगों का ही है ना। लेकिन दिक्कत ये मालिक लोग दो हैं, असली एक नकली। तो बेटा पहले आप क्या करोगे, नकली को देकर साइड रफा दफा कर दोगे, भाई अपना हिस्सा निकल, तो नेट इनकम में से देना पड़ेगा। तो वो हिस्सा नकली इनकम, नकली वालों का हिस्सा को क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड अलग कर दोगे, जब सारे प्रेफरेंशियल होल्डर साइड हो जाएंगे, लो तुम्हारा हिस्सा दे दिया, अब जो रिमाइंडर अमाउंट बचेगा वो कौन खाएंगे, असली मालिक खाएंगे। तो यही होती है ईपीएस, असली मालिक के 1 शेयर पे उन्होंने कितना कमा लिया, तो यही होता है। तो नेट इनकम में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तभी आईएससी निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये अब वो आपको बोल रहा है आईएससी निकाल के होता है वो, ठीक है। एक्चुअली अब वो आपसे ये पूछ रहा है बताओ माइनस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड है, दिया नहीं है बेटा, शब्द है यहाँ पे अर्न कर लिया, क्योंकि क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव वालों को आपको पता है हम अर्न है, इनको देते नहीं है, इनका काट के अलग से रखते हैं बेटा, इनको देते थोड़ी ना है, इनको तो हम अभी बाद में देंगे जब देना, अभी वो डेट नहीं दी, क्या फर्क पड़ता है, नहीं दी कोई नहीं। लेकिन वो ये कह रहा है काटे या नहीं काटे। बेटा आपको क्या बोला था, काटना आपको पड़ेगा, अर्नड है, आपको इनका हिस्सा काटना पड़ेगा बेटा। अगर आप 2 लाख में से इनका प्रॉफिट अगर नहीं काट के रखोगे, अगर आप इनका नहीं काट के रखोगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर आप ईपीएस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे इस साल की। आपको 2026 की ईपीएस निकालनी है तो उसके लिए आपको आईएससी निकालना पड़ेगा ना। अगर सोचो एक सेकंड के लिए, अगर आप ये 60,000 नहीं काटे तो ये 2 लाख में मतलब इनका हिस्सा इंक्लूड होगा। अब आपको इस साल की आईएससी तो आपकी, अगर आपने नहीं काटा तो इस साल की आईएससी कितनी निकल के आ गई, $2 लाख आ गई। तो ये सारा का सारा $2 लाख किसके बीच में पड़ जाएगा, असली मालिक के बीच में। अब जब प्रेफरेंस इन क्यूमुलेटिव वालों को पैसा देने की बारी आई, सोचो 5 साल का बात थी, तो 2031 में आ गए अपना हिस्सा मांग रहे, बोले लाओ भाई हमारा पैसा दो, इकट्ठा करके देने दे। आपने कहा कौन सा हिस्सा, हमारे पास तो कोई हिस्सा नहीं है। उसने बोला भाई कंपनी, मैंने तुमको बोला था ना मुझे इकट्ठा करके एक साथ दे देना। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई इकट्ठा कैसे करके दे, तिजोरी में तो पैसा ही नहीं है। तो यही तो बोलेगा भाई तूने मेरा पैसा अलग नहीं करके रखा। उसने कहा नहीं वो तो हम भूल गए, एक हमने अलग करके नहीं रखा, 2 लाख हमने कमाए थे, वो तो सारा का सारा हमने उनके बीच में काट दिया। तो यही तो बोलेंगे प्रेफरेंस वाले, भाई साहब तूने 2 लाख का नेट इनकम कमाया, नो डाउट तुझे उस वक्त मुझे देना नहीं था, लेकिन एटलीस्ट मेरे नाम का अलग तो करके रख देता, क्योंकि तुझे बाद में तो देना है। अब देखो अगर ये आप माइनस नहीं करोगे तो ये 2 लाख में इंक्लूड होगा, और ये 2 लाख सारा का सारा तो आईएससी आपकी 2 लाख बन जाएगी, और आईएससी अगर 2 लाख बन गए तो सारा का सारा असली मालिक लोग खा जाएंगे, मतलब कॉमन स्टॉक के बीच में बढ़ जाएगा ये तो कॉमन स्टॉक के बीच में जब सारा बांट जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना कॉमन स्टॉक की गर्दन पकड़ के वापस ले लोगे। तो कॉमन स्टॉक के अगर बीच में आप ये बांट दोगे तो प्रेफरेंस वाले जब पैसा अपना वापस मांगने आएंगे तो आप कुछ उन्हें दे ही नहीं सकते, कैसे दोगे, क्योंकि आपने उनके नाम का अलग तो करके रखा ही नहीं कुछ। तो बेटा यही मैं कह रहा हूं, चाहे पेड हो या ना हो, अर्नड हो, कुछ भी हो, आपको उनका पैसा अलग से काट के रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं देना लेकिन बाद में तो देना है, और जब बाद में देना है तो बेटा काट के अलग से रखो ना, जैसे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है, बढ़ाते हो ना कंटिजेंसीज के लिए, अभी कोई लाइबिलिटी आई नहीं लेकिन आ जाए तो पैसा अलग से काट के रखते हो ना, रिजर्व बना के रखते हो ना, ऐसे ये भी तो कंसेप्ट है।
अभी इनको नहीं देना डिविडेंड क्योंकि क्यूमुलेटिव है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट कमा लिया इनके नाम का तो अलग काट के रखेंगे ना, क्योंकि देना तो है। तो यही है। तो 2 लाख है आप लोगों का, ये 2 लाख का बेटा गेम है, ये लो। तो 2 लाख आपने बेटा नेट इनकम कमा तो ली है, ठीक है, 2 लाख आपने नेट इनकम कमा ली, लेकिन 60,000 का भी डिविडेंड अर्नड है, कोई नहीं अर्नड है तो क्या हुआ, लेकिन बाद में तो देना है ना, तो काट के रखना पड़ेगा। 60,000 इन्होंने कमा लिए हैं, तो भाई साहब हम क्या करेंगे, ये ले भाई 2 लाख है ना, ये ले भाई, इसका नाम का अभी बोलोगे अपने अकाउंट में, भाई साहब ये 60,000 है ना, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है, इनका पैसा तू काट के अलग से रख, तिजोरी में डाल के रख, क्योंकि उनको बाद में देना है। तो ये जो 1,40,000 है, ये है आईएसी, ये बटेगा इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर के बीच में, मतलब कॉमन स्टॉक जो है असली मालिक है वो 1,40,000 खाएंगे, 2 लाख नहीं, क्योंकि 2 लाख में से 60,000 की जो पेमेंट है वो प्रेफरेंस कम्युनिटी प्रेफरेंस वालों को मिलेगी। तो आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये बहुत डिटेल कंसेप्ट है जो बेटा मैंने आपको बताया। तो आइए फ्रेंड्स, अब एक दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं। सोचिए, अभी तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, देखिए जैसे इस एग्जांपल में अभी मैंने आपको ये बताया, ये वाला जैसे कि छोटा सा एग्जांपल रखा कि नेट इनकम $2 लाख दे रखी है, और जो करंट ईयर का डिविडेंड है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड जो हमारे पास है, मतलब जो हमने इकट्ठा कर रखा है, वो इस साल का है। जैसे अभी मैंने आपको केसेस दिए, 2021 में जो आपने डिविडेंड काट के रखा, दिया नहीं है, 40,000 है, मतलब अर्न कर लिया है। आपके कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे जिन्होंने ये आप लोगों के साथ टर्म्स कर रखे हैं, आप लोगों के साथ ये डील कर रखी है कंपनी के साथ कि हमें क्यूमुलेटिव डिविडेंड दे देना, हमें अपने को नॉन क्यूमुलेटिव नहीं चलेगा, ठीक है, इकट्ठा करके दे देना, ठीक है। तो 2021 में आपके पास प्रॉफिट आया, तो आपने 40,000 का डिविडेंड काट के रख दिया, क्यों, क्योंकि उन्होंने अर्न तो कर लिया ना बेटा, अर्न कर लिया। अब अर्न कर लिया, लेकिन आप उनको भी दे नहीं रहे, मतलब डिविडेंड अर्न बट नॉट येट पेड, ठीक है। उन्होंने अर्न तो कर लिया, मतलब उन्होंने अर्न कर लिया, उन्होंने कमा लिया, तो उनके नाम का हम काट के रख लेंगे, और काट के हम अपनी तिजोरी के अंदर या लॉक बॉक्स जो भी होता है वो लॉकर उसके अंदर बंद करके रख देंगे। तो 40,000 आपने काट दिया, 2020 का काट दिया। ऐसे ही सोचो 2025 अभी करंट ईयर है, तो 2025 ईयर जो है, 25th ईयर जो है, उसमें आपने करंट ईयर का कितना इनका डिविडेंड बनता है, 5 सालों का डिविडेंड नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है करंट ईयर का इस साल जो इनका डिविडेंड बनता है, दिया नहीं है, इतना इन्होंने अर्न कर लिया, 40,000 बनता है। तो बेटा अर्न करा है या पेड करा है फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी होता है केस, आप अभी रिसेंटली फ्रेश पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि अगर क्यूमुलेटिव डिविडेंड पे उन्होंने, कंपनी ने अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, कंपनी ने अभी बताऊं क्या कर रखा है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, अब बताओ कि क्या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे वो आपको डिविडेंड काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए। मैं आपको वैसे, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जो कि अभी इसी साल जनवरी वाले अटेम्प्ट में आया था, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ बेटा, ऐसे केस में आपको क्यूमुलेटिव वाले में काटना होता है, नॉन क्यूमुलेटिव में गलती से भी मत माफ कर देना। नॉन क्यूमुलेटिव में बेटा, क्योंकि वो इकट्ठा करके नहीं रखना ना, अभी छोड़ो मैंने क्या बोला, अभी नॉन क्यूमुलेटिव की बात सुनो। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, मतलब उनको इकट्ठा करके नहीं देंगे, जैसे ही प्रॉफिट आया डिविडेंड तो काटेंगे, वो तो दोनों केसेस में काटना है, और हाथों हाथ उनको पे भी कर देंगे। तो बेटा पे तो तभी करते हैं जब आप डिक्लेयर करोगे, ये एसईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का रूल है कि जब भी कंपनी को डिविडेंड देना है पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी जाके देना है। तो ऑब्वियसली हमेशा आपने देखा होगा कंपनी पहले डिविडेंड डिक्लेयर करती है, फिर उसके बाद कभी पेमेंट देती है, डिविडेंड देती है। आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा बेटा, मैं अभी सेक्शन बी के अंदर, जब हम वहां पे डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट, डिविडेंड डिक्लेयर डेट, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट, ये सब अलग अलग गेम चलता है वहां पे, वो देखेंगे। तो कंपनी पहले डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो समझ जाना हाँ कंपनी डिविडेंड देगी, फिर पे होगा। लेकिन कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा, तो क्या नॉन क्यूमुलेटिव वालों को मिलेगा, बेटा ये तो एक बच्चा भी आंसर देकर नहीं देगा, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव वालों को तो हाथों हाथ मिलता है। लेकिन बेटा हाथों हाथ तो तब मिलेगा ना जब पहले कंपनी डिक्लेयर कर लेगी कि हाँ हम इस साल देंगे, जब कंपनी डिक्लेयर ही नहीं करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्यूमुलेटिव वाले केस में कंपनी को देना पड़ेगा, मतलब आप काट के उनको रखोगे, मतलब नॉन क्यूमुलेटिव वाले के केस में अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं करा तो आप नॉन क्यूमुलेटिव वालों में नहीं काटोगे, मतलब नेट इनकम में से डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड आप नहीं काटोगे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। सोचो मैं आपके पास ये केस दे देता हूं, यही मुझे आपको दूसरा केस एक्चुअली समझाना है। सोचो ये नेट इनकम है, मैं लिख दिया मैंने आपके सामने, नेट इनकम $2 लाख है, और क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव लिखना है एक्चुअली मुझे, नॉन क्यूमुलेटिव। अब नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब समझ गए ना, मतलब ये इकट्ठा करके नहीं दे रहे, नॉन क्यूमुलेटिव है, एक्यूमुलेट करके नहीं कर रहे हो। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, $40,000 है, इतना बनता है, मतलब आप जब भी इनको देते तो इतना देते। लेकिन तीसरी लाइन में उसने पता है क्या कहा, दिस डिविडेंड
इज नॉट येट डिक्लेयर्ड, ऐसा लिख दिया। मतलब वो आपको किसी तरह क्वेश्चन में बता दिया कि क्वेश्चन ये जो डिविडेंड है, अगर कंपनी देना चाहे तो $40,000 देती है, लेकिन इस साल क्या करा, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा। अब आप मुझे बात बताओ आईएसी क्या होगा, क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है आईएसी कितना होगा, बस इतना पूछता है। ऐसे शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यूज के अंदर। अब आईएसी आप लोगों को पता है आईएसी के फॉर्मूला क्या होता है। आईएसी का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो ये होता है, आईएसी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नेट इनकम। पहले नेट इनकम आपके पास आती है, ये सारा मालिकों के बीच में बढ़ता है, लेकिन मालिकों का जो असली मालिक है, असली मालिकों का पूरा पैसा नहीं है, क्योंकि पहले नकली मालिक को देना पड़ेगा। तो ठीक है, नेट इनकम में से पहले नकली मालिकों का हिस्सा रफा दफा कर देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड भी दो प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, वो देखेंगे जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों भी दे सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बेटा एक ही डिविडेंड होगा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव नहीं होगा। बेटा कंपनी में दोनों टाइप ऑफ डिविडेंड चलते हैं, ठीक है। अपॉन, अच्छा हमको तो आईए से निकालना, ठीक है। अच्छा नेट इनकम कितना है, $2 लाख, ये तो आंख बंद करके आप ऐसे ही लिख दो। पेपर में कभी कभी ज्यादा टेक्निकल बनाने को वो आपको नेट इनकम में निकालने के लिए दे दे, बच्चा भी निकाल लेगा, आप लोगों को पता है कैसे देगा। एबिट दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, टैक्स देगा, तो बेटा निकाल लोगे ना, एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करना, फिर टैक्स माइनस करना, नेट इनकम निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है बेटा, कितना यही डिफिकल्ट करता है, ऐसे ज्यादा पेपर में और कोई डिफिकल्ट नहीं आता। चलो अब $2 लाख यहां पे लिख दिया आईएसी निकालने के लिए, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा नॉन क्यूमुलेटिव वाला माइनस करो नहीं करो। आपने तो ये बोला था, सर ने तो समझाया था, अच्छा $2 लाख कमाया और ये तो नॉन क्यूमुलेटिव है, इकट्ठा करके रखा नहीं। अरे और काटना तो आई, अरे काटना तो आई, चाहे नॉन क्यूमुलेटिव हो क्यूमुलेटिव, काटना तो पड़ेगा। ठीक है 40,000 काट लेते हैं, और इनको तो हाथ हाथ वैसे भी देना होता है सर, ठीक है सर 1,60,000 है। गलत हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। यही एक कॉन्ट्रास्ट मुझे आप लोगों को समझाना, यही हमारा दूसरा केस है, इसके बाद सारे केसेस इजी हैं। फिर मुझे आपको कुछ अजम्पशंस बतानी है, जो पेपर में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं गिवन है, तो आपको कौन सा अज्यूम करना है, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, या और डिक्लेयर करें या नॉन डिक्लेयर करें, क्या करें, सब समझाऊंगा अभी आपको। बस ये दूसरा केस, ये लास्ट केस है हमारा जो आपको समझना है। क्या करें अब इस केस में, बेटा आपको यहाँ पे ये माइनस नहीं करना था, आईएसी जो निकल के आती वो $2 लाख निकल के आती, ये राइट आंसर था। यही यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स लुढ़क जाते हैं, उनको पता ही नहीं ये डिक्लेयर्ड क्या है। अबे क्या डिक्लेयर्ड, कौन सा डिक्लेयर्ड, सर ने तो ये समझाया था डिविडेंड है, काटना है, और ये तो नॉन क्यूमुलेटिव है, काट के हाथों हाथ दे देंगे बस, तो रफा दफा कर देंगे तो ऑब्वियसली नेट इनकम कम हो जाएगा, तो 1,60,000 आंसर है। नहीं वरना ये गलत हो जाएगा आंसर। आपको ये माइनस क्यों नहीं करना था, क्योंकि कंपनी ने ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड ही नहीं करा, और जब कंपनी ने ये डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा तो कंपनी इज इन नो मूड टू पे दिस ऑब्लिगेशन। बेटा किसी भी उसमें कंपनी फॉलो ही नहीं करती ऑब्लिगेशन करने, क्योंकि बेटा पहले डिक्लेयर करेगी तभी तो पे करेगी, लेकिन जब कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं करा तो वो पे ही नहीं करेगी, जब पे ही नहीं करेगी तो काट के क्या रखेगी। इस साल मतलब नॉन क्यूमुलेटिव वालों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा अगर यही केस, अब मेरी बात सुनो, इस केस को आप बड़े ध्यान से सुनो, इसी केस को अब मैं बना देता हूं, ये देखिए क्यूमुलेटिव वाला केस। अब इसी केस को बेटा मैंने क्यूमुलेटिव वाला बना दिया, ये देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड भी $40,000 दे रखा है, और इस साल भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, तो आप क्या माइनस करोगे बेटा, इस केस में आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है ना, तो जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा, जब कंपनी ने सर डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर करा, तो हम इस बार क्यों माइनस करें बेटा, क्योंकि ये मैं बात बता देता हूं, सेटिंग होती है बेटा, क्या सेटिंग, इन द सेंस टर्म्स होते हैं। देखिए बेटा जब भी क्यूमुलेटिव वालों के साथ कंपनी बातचीत करती है कि इस आपको हम क्यूमुलेटिव देंगे, तो बेटा एक कंपनी बताओ, एक कंपनी उस पर लिख के रखती है, इनकी बातचीत हो जाती है कि क्यूमुलेटिव वालों के लिए कभी भी कंपनी डिक्लेयर नहीं करेगी, मान के चलना, एक स्टैंडिंग ऑब्लिगेशन होती है कि अगर प्रॉफिट आएगा तो इन लोगों के लिए पैसा काट के रखना है, पैसा काट के रखना है, ये स्टैंडिंग ऑब्लिगेशन होती है बेटा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर प्रॉफिट कमा लिया तो कौन होते हैं, क्यूमुलेटिव वालों के लिए पैसा डिविडेंड काट के रखना है अलग से। लेकिन क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वालों के लिए कंपनी को अलग से अपनी बैल्कनी में आके बोलना पड़ेगा, हाँ भैया हम बोलेंगे, एजीएम में आके, क्योरम में आके, किसी भी तरह लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा कंपनी को, नॉन क्यूमुलेटिव वालों के केस में। लेकिन क्यूमुलेटिव वालों के लिए ये वो लोग होते हैं जिनको कंपनी एक साथ इकट्ठा करके देगी, एक्यूमुलेट करके देगी। इन लोगों के साथ कंपनी ने क्या कर रखा है, कंपनी और इन क्यूमुलेटिव वालों ने एक टर्म्स कर रखे हैं, साझा कर रखा है, एक म्यूचुअल कर रखा है कि कंपनी को इन लोगों के लिए बार बार आके बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं, प्रॉफिट आ गया सीधा काटेंगे और इकट्ठा करके इनको सीधा देंगे। बेटा इनके लिए स्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है, इनको बेटा देंगे, इनके लिए बताओ एक स्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है, इन लोगों को अलग से काट के देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे काटना है, आपके केस में बताऊं वो पेपर में, आपके केस में बताऊं वो पेपर में बोलेगा, आप लोगों को
यही टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब आधे स्टूडेंट्स यहाँ पे फिसल जाएंगे ना बेटा, लुढ़क जाएंगे यहाँ पे। उन्होंने तो ये बोला था यार कंपनी ने डिक्लेयर नहीं करा, पढ़ के सारा है लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो यहाँ पे अटक जाएंगे। और सोचा था यार क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड तो ठीक है, चलो इनका तो खट्टा करके देना तो काटना तो पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अर्न कर लिया होता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर भी नहीं करा कंपनी ने। अब जब कंपनी ने डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर करा होगा तो देने वाली ऑब्लिगेशन भी नहीं आएगी, तो नहीं माइनस नहीं करेंगे बेटा, वो यहाँ गलत हो जाएगा। और वो ये भी सोचेंगे चल नॉन क्यूमुलेटिव वाले में भी तो नहीं माइनस करते, इसमें भी नहीं करेंगे, यहाँ गलत हो जाएगा ना बेटा आंसर। ये मैंने आपको इसके पीछे की बैक स्टोरी बता दी, याद रखना, इसको लिख लेना कि क्यों, क्या रीजन है कि क्यूमुलेटिव वालों में फिर भी माइनस करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी लिख देती है कि हमें आप लोगों के लिए डिक्लेयर करके बोलने की जरूरत नहीं है। अगर क्यूमुलेटिव वाले हैं और अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया तो मान के चलेंगे आप लोगों के लिए डिक्लेयर्ड है, चाहे नॉन क्यूमुलेटिव वाले में कंपनी नॉन डिक्लेयर नहीं कर रही। बेटा हो सकता है कंपनी को दो प्रेफरेंस वाले हैं, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वाले। इस साल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा, तो नॉन क्यूमुलेटिव वालों को तो बेटा पत्ता कट, उनको तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन आपको जान के रहनी होगी क्यूमुलेटिव वालों को इस साल का मिलेगा उस साल का, कंपनी उनके लिए डिविडेंड अलग से काट के रखेगी। नॉन क्यूमुलेटिव वाले बोलेंगे तो गलत है ना, हाँ बेटा गलत क्या, कुछ नहीं कर सकते कंपनी ने, क्योंकि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, करना पड़ेगा। वो अलग बात है बेटा, अगर कंपनी अलग से कुछ इंस्ट्रक्शन आके बोल दे वो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ ना बोले फिर काटना पड़ेगा बेटा। तो यही बात मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए समझाना चाहता था। तो आप लोगों को ज्यादा बेटा इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाइए बेटा, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्यूमुलेटिव वाला का एक छोटा सा, मैं आपको एक लाइन पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा जानना। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा। चलिए ये देखिए, ये क्या लिखा मैंने, द डिस्कशन, ये ऊपर वाली बातें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी, इसलिए इसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। बाकी अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। द डिस्कशन इन एएससी, ये वाला द डिस्कशन इन एएससी 260 का सब टॉपिक 10, 45 का उसका 11, रिगार्डिंग वेदर, ये आपको एएससी बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, याद करने की जरूरत है, आपको स्ट्रेस नहीं लेंगे, ये बस मैंने अपने नॉलेज पर्पज के लिए बता दिया। क्योंकि जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ बेटा, आप ऐसा मत समझना कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, नहीं, मैं रेलिवेंट एएससी, क्योंकि वहां पे लिखा है, उस ग्लॉसरी के अंदर लिखा हुआ, वहां से आपको कोड करके पढ़ा रहा हूँ। ऐसी चीजें नहीं, क्योंकि सीपीएम में ये सब चीजें बताई जाती है तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब ऐसे मत समझना, वेदर dividends on cumulative preference stock are earned should be interpreted as signifying that such dividends for the period should be deducted from net income to arrive at the income। तो बेटा ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं। जब भी आपको आईएसए निकालना है तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड आपको माइनस करना है, चाहे वो अर्नड हो या ना हो। अब ये कहां लिखा है, अब यहाँ पे आइए देखिए, थोड़ा सा आपको बताऊं, ये एएससी अगर कोई नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा अगर वो पढ़ेगा जाके, क्यों, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, द फर्स्ट सेंटेंस इन एएससी जो भी है ये requires an entity to deduct the dividends that accumulate on preferred stock for the period whether or not earned। मतलब अर्न करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, आपको माइनस करना है। लेकिन however the last sentence of the paragraph states that the preference dividends are accumulated only of earned, only if earned, तभी माइनस करना, and they should be deducted only to the extent that they are, but obviously जितना कमाया उतना ही। अरे जितना आप 40,000 का अगर आपने उनके साथ म्यूचुअल करा तो 40,000 ही दोगे ना डिविडेंड, ऐसे थोड़ी 50,000 दे दोगे। और ये लिखा क्या है ऊपर वाली लाइन में, कह रहे हैं सर डिडक्ट तभी करना जब अर्न करो, अर्न करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, काट लो। लेकिन लास्ट वाली लाइन में कह रहा है अर्न करा तभी, ये तो अपने में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिव बातें कर रहा है। मैं आपको मतलब बहुत ही इजी वे में बताता हूँ, हालांकि इन डिटेल डिस्कशन सीपीएम में होता है। ये क्या कहना चाहता है, एक्चुअली वो ये नहीं कहना चाहता कि अर्न हो या ना हो तभी माइनस करना, लेकिन बाद में कह रहा है नहीं नहीं अर्न करना तभी माइनस करना। तो क्या पहले वाली लाइन गलत थी? वो ये कह रहा है क्या होता है, कंपनी और इनके बीच में सेटिंग होती है, सेटिंग इन द सेंस बेटा म्यूचुअल हो जाता है, मतलब डिक्लेयर की बात कर रहा है। मतलब अगर कंपनी ने इन लोगों के लिए डिक्लेयर कुछ नहीं करा तो आप ये मत समझ जाना कि इन्होंने अर्न नहीं करा, बेटा इन्होंने अर्न कर लिया, क्योंकि कंपनी के पास एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है, एक स्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है। स्टैंडिंग ऑब्लिगेशन का मतलब कुछ ना बोलो तब भी ये करना है ना। तो कंपनी को इन वाले लोगों के क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस वालों के केस में डिविडेंड काट के रखना है अलग से, चाहे कंपनी डिक्लेयर करे या ना करे, ऐसा हो। इसलिए ये शब्द यहाँ पे लिखा हुआ, वो तभी कह रहे हो पर वेदर और अर्न नॉट अर्न, वेदर और नॉट अर्न, इसका मतलब ये नहीं कि अर्न नहीं करा तब भी काट लो, अर्न करा तब भी काट लो, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहा है डिक्लेयर अगर करा या ना करा तो आप लोगों को ये मानना उसने अर्न करा, बस ठीक है। बाकी वो अलग बात है कि वो आके कंपनी अलग से आके बोल रही नहीं हमें इनको भी नहीं देना, फिर ठीक है। अब क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, बेटा अभी क्यूमुलेटिव बता दिया,
ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव का भी वैसे मैंने आपको केस बता दिया, अब इसकी रीडिंग कर रहे हैं। नॉन क्यूमुलेटिव वाले कौन होते हैं? जिनको बेटा आपको डिविडेंड अलग से देने की जरूरत नहीं है। ओ सॉरी, डिविडेंड अगर डिक्लेयर नहीं करा तो उनको आपको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो क्यूमुलेटिव वाले के केस में काटना है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव वाले के केस में नहीं काटना। क्योंकि क्यों काट रहे हो बेटा? अरे काट रहे होगे इसका मतलब आप ये बोल रहे हो ना उसने अर्न कर लिया, अर्न ही नहीं करा। कैसे? नॉन क्यूमुलेटिव वालों के केस में आपने बोला हम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, तो बेटा नॉन क्यूमुलेटिव वाले तो वो होते हैं जिनके पहले आपने डिविडेंड काटा फिर हाथों हाथ पे कर दोगे। अबे हाथों हाथ पे नहीं करना तभी तो डिक्लेयर नहीं करा, तो फिर काटना भी क्यों है? पैसा कंपनी यूज करेगी उसको, इसलिए काटना भी नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड डू नॉट एक्रू टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इफ दे आर नॉट डिक्लेयर्ड फॉर द पीरियड। क्या यहाँ पे लिखा है? वो कह रहे हैं अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो बेटा उन्होंने अपने डिविडेंड अर्न भी नहीं करा है। तो डिविडेंड अर्न मतलब काटना, काटना भी नहीं है आप लोगों को नॉन क्यूमुलेटिव वालों के केस में। सीधी बात है, क्योंकि जब कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं करा तो क्या कंपनी के अलग से पैसा निकाल लोगे क्या बेटा? नहीं निकालोगे। तो कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं करा, कंपनी देना ही नहीं चाहती तो नहीं देना, तो फिर काटना भी नहीं, सीधी बात है। However, the preferred stocks are entitled to receive the payments for the current period dividend before any dividend can be declared on common stock as explained in the dividends of non-cumulative। अभी बताऊंगा ये क्या लिखा है। Only the dividend declared should be deducted। Therefore, the dividends on a non-cumulative preferred stock instrument that is not remeasured towards redemption amount under ASC 480। ये आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग सिक्योरिटी वगैरह ये आपके सिलेबस में नहीं है। मेरा जो मेन टारगेट है आपको ये बताना है, ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है? ये लिखा है AICPA के जो बेटा टेक्निकल Q&A होते हैं, है ना, FAQ टाइप जैसे होते हैं ना, वहां पे आपको कैसा करना। इन्होंने ये चीजें निकाल रखी कि जैसे आप चीजों में अटक जाओ, जैसे और भी बहुत चीजें, जैसे ईपीएस के लिए और भी बहुत चीजों में इन्होंने बता रखा बेटा। उसके अगर आप सेक्शन 404.10.04 देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी। और भी इन्होंने बहुत जगह पर, एक आप ऐसा समझ सकते हो, इन शॉर्ट इन्होंने अपनी वहां पे एक एक्सपर्ट सजेशन दे रखा है कि अगर ऐसा बोल रखा है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा नॉन क्यूमुलेटिव वाले केस में, तो आप माइनस करोगे नहीं करोगे? तो उन्होंने उस अब बंदा वहां पे अटक गया, क्या करे? तो आप वहां पे AICPA के टेक्निकल Q&A रेफर कर सकते हो। उन्होंने बोला नहीं आप माइनस नहीं करोगे अगर कंपनी ने डिक्लेयर नहीं करा। लेकिन अगर कंपनी ने डिक्लेयर करा है देन शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट इनकम, देन इट शुड बी डिडक्टेड, ठीक है, देन इट शुड बी बेटा डिडक्टेड फ्रॉम नेट इनकम। ये यहां पे लिखा हुआ। तो यहां पे कहां लिखा हुआ? ये रहा, ये देखो, अगर डिडक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी एक्चुअली बातचीत है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर डिक्लेयर करा है तो आप माइनस करोगे, नॉन क्यूमुलेटिव वाले की बात कर रहे हैं। अगर डिक्लेयर करा है तो माइनस करोगे, अगर डिक्लेयर नहीं करा तो माइनस नहीं करोगे। नॉन क्यूमुलेटिव वाले के केस में, ये नॉन क्यूमुलेटिव वाले का केस है। क्यूमुलेटिव वाले के केस में बेटा डिक्लेयर करा है या नहीं करा फर्क नहीं पड़ता, आपको माइनस करना है, क्योंकि उन्होंने अर्न कर लिया होता बेटा। उन्होंने अर्न कर लिया, आपको उनका पैसा उनके नाम का काट के रखना, तुझेर में बंद करना, और जब भी 500 साल का 5-6 साल का इकट्ठा करके एक साथ दे देना, जितने भी डिपेंड करता है जितने टाइम का। अगर 2 साल की बात होगी तो 2 साल का इकट्ठा करके देंगे, 5 साल का तो 5 साल का इकट्ठा करके देंगे। अब एक छोटा सा केस और बता देता हूं बेटा, पेपर में बताओ क्या आता है, वो एक चीज और पूछ लेता है। पता वो क्या बोलता है? वो आपको बोलेगा, ये देखो, वो आपको बोलेगा नेट इनकम जो है, नेट इनकम $2 लाख की है। चलो 2 लाख नहीं, $10 लाख की है, $10 लाख की है बेटा। और पता क्या बोलेगा? बोलेगा क्यूमुलेटिव, यहां पे आके क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर करंट ईयर नहीं बोलेगा, इस साल का नहीं पूछ रहा बेटा। इस साल का होता तो अब इस साल का माइनस करके रख देते, मैंने क्योंकि आपको बोला था इनके नाम का आपको अलग से काट के रखना पड़ेगा देना, क्योंकि। लेकिन उन्होंने बोला फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का क्यूमुलेटिव एक साथ इकट्ठा करके बता रहा है, कितना है? $5 लाख। अब वो कह रहा है आईएसी बताओ फॉर करंट ईयर। ये नेट प्रॉफिट, ये जो नेट इनकम है बेटा, ये एक्यूमुलेटेड नहीं है, ये इस साल का है, करंट ईयर का है, लेकिन ये 5 साल का है। और आईएसी बताओ बताओ कितनी है? बेटा ये समझ नहीं आ रहा, आप कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? और इस साल का जो अच्छा एक चीज और बता देता हूं, और वो ये भी बोलेगा, और इस साल का जो करंट ईयर का जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है इस साल का जो, वो $1 लाख है बेटा। क्योंकि 5 साल का अगर $5 तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनका फिक्स्ड ही होता है ना, तो $1 लाख हो गया, ठीक है। आईएससी कितना? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये मैं अपने मन से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं बना के दे रहा, ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मॉक में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है आईएससी निकाल के बताओ। पता है कि आधे स्टूडेंट्स ने तो पता क्या करा था बेटा, उन्होंने सोचा $10 लाख है और 5 साल का एक्यूमुलेटेड, सर ने तो 5 साल का एग्जामिनर तो इकट्ठा करके हमको दे दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। करंट ईयर का हमको क्या करना, 5 साल का इकट्ठा करके एक साथ मिल गया, वही माइनस कर लेते हैं। ये लोग $5 लाख लिख देंगे, आईएससी गलत हो जाएगा आंसर। बेटा ये वो ही स्टूडेंट्स करते हैं जिनका कंसेप्ट बिल्कुल वीक है,
या रट रहे हैं चीजों को। इसका आईएसी जो होना है बेटा वो क्या है, $10 लाख। $10 लाख में से आप क्या माइनस करोगे, $1 लाख। $9 लाख इज द आंसर। ये था एक्चुअली इसका आंसर। आईएसी बोल रहा हूं, ईपीएस की बात नहीं कर रहे। क्यों सर, हम क्यों $5 लाख नहीं लेंगे, क्या गलत है? अरे सर वो तो 1 साल का है। तो बेटा 1 साल की इनकम करंट ईयर की इनकम से करंट ईयर का ही तो माइनस करोगे। दूसरा लॉजिक, बेटा ये जो 5 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये तो आपने अब 5 सालों का प्रॉफिट में से काट काट के तिजोरी में बंद कर रखोगे। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया था, ये देखो, सोचो ये 40,000 है, हटाओ इसको 40,000। आपने यहां पे क्या करा था, 2021 का $1 लाख काट के रखा, 2022 का $1 लाख काट के रखा होगा उसके प्रॉफिट से, फिर ये 2023 का $1 लाख काटा, 2024 का $1 लाख काटा, 2025 का $1 लाख काटा। ऐसे 5 सालों के अपने $1 लाख इकट्ठा करके रखे होंगे, तो आपके पास पूरे $5 लाख हो गए तिजोरी में। तिजोरी में $5 लाख हो गए। तो बेटा आप एक चीज भूल गए, ये तिजोरी में पैसा कब आया, जब आपने उन रेलेवेंट ईयर के नेट इनकम में से ये $1 लाख काट लिए होंगे। तो बेटा ये जो $5 लाख मैंने यहां पे लिखा है, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में से डिडक्टेड है। ऑलरेडी प्रॉफिट में से डिडक्टेड है यहां आपका। अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? ये ऑलरेडी प्रॉफिट में से डिडक्टेड है ये 5 लाख, क्योंकि बेटा ये तिजोरी का, ये एक्यूमुलेटेड है। वो बोल रहा है एक्यूमुलेटेड है, पूरे 5 साल का जोड़ के रखा। मैं तो तिजोरी में आपने आपके पास कितना डॉलर पड़ा है, अगर वो आपको शब्द बोलेगा एक्यूमुलेटेड फॉर 5 ईयर, समझ जा रहा है, वो तिजोरी का पैसा है। मतलब बेटा तिजोरी में तो पैसा तभी आता है जब आप प्रॉफिट में से काट काट के, बेटा तिजोरी में से पैसा कहां से लाओगे, अपनी जेब से नहीं, नेट प्रॉफिट में से काट काट के ही तो उस तिजोरी के अंदर डालोगे। तो बेटा वो तो नेट प्रॉफिट में से, नेट इनकम में से ऑलरेडी कट चुका है। जब आप यहाँ पे $5 लाख दोबारा माइनस कर दोगे तो डबलिंग हो जाएगी, डबलिंग हो जाएगी। तो नेट ये आईएसी हुआ तो बेटा चिल्लर आएगा। तो बेटा आपको इस साल जो माइनस करना, तो बस वो इस साल का रेलेवेंट माइनस करना है, 1 लाख इस साल का माइनस करना है। पिछले जो सालों का कट के आपको जो वहां पर वो कहा है, वो तिजोरी में डाला हुआ है, उसको दोबारा मत माइनस कर देना, क्योंकि अगर आपने उसको दोबारा माइनस कर दिया तो आपका बेटा डबलिंग हो जाएगी। यही पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसी पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, और ये मेरे बहुत एक्चुअली, ये मैंने केस इसलिए बनाया, कोई केस नहीं है, ये स्टूडेंट्स का डाउट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे डाउट है, सर इस वाले केस पे क्या करें, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या लॉजिक है। इसलिए मैंने उसका तीसरा केस बना के दिया कि इनकेस अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको वहां पे कैसे ट्रीटमेंट करके आनी, ठीक है? तो आपको इसमें बेटा कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, कुछ कॉमन सेंस भी तो लगाओ कि यार ये तो तिजोरी का पैसा है, और तिजोरी का पैसा मतलब हमने तिजोरी में जोड़ के रखा है, और जोड़ के हम अपने घर का पैसा थोड़ी ना लगाएंगे। हमने नेट इनकम में से उनका नाम का पैसा अलग, डिविडेंड का पैसा अलग से काट के रखा होगा, और फिर वो काट के तिजोरी में डाल दिया। तो बेटा नेट इनकम में से मतलब आप काट चुके हो ना, ये देखो नेट इनकम में से काट चुके ना, 2021 की नेट इनकम में से काट लिया $1 लाख, फिर 2022 की नेट इनकम में से काट लिया $1 लाख, 2023 की नेट इनकम में से $1 लाख काटा, फिर ऐसे 2024 की नेट इनकम में से $1 लाख काटा, 2025 की नेट इनकम में से $1 लाख काटेंगे, और जोड़ जोड़ के तो डाला हुआ आपने, तो वो तो ऑलरेडी नेट इनकम में से डिडक्ट हो चुका है। तो अगर आप वो सारा का सारा पैसा आप इसमें से डिडक्ट कर दोगे इस साल की नेट इनकम में से, तो भाई साहब आप तो डबलिंग कर दोगे। और खुद सोचो, लॉजिक समझ में आया? तो गलती से मत करना, बस इस साल का रेलेवेंट माइनस करना जो आप लोगों को करना है, ठीक है? तो यही मेरा आप लोगों को पॉइंट था समझाने का, और यही मेरा आप लोगों को रेलेवेंट ये बताना था नॉन क्यूमुलेटिव पे। तो आज जाके बेटा हमारा ये रेलेवेंट क्या कहते हैं, डिविडेंड ऑन नॉन क्यूमुलेटिव खत्म हो जाता है। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। अ कंपनी हैज 1 लाख शेयर ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बेटा यहाँ पे शब्द है नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब इकट्ठा करके नहीं देना, हाथों हाथ देंगे। तो 1 लाख शेयर होल्डर है, और 1 लाख का डिविडेंड इनको एक शेयर पे देना, लिखा है विद $1 एनुअल डिविडेंड दिस ईयर द कंपनी डिक्लेयर। बेटा यहाँ पे देखो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा। सोचो अगर यहाँ पे बोलती कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, तो बेटा फिर क्या ही कैलकुलेशन करनी थी, आगे बढ़ जाना, नील लिख के आ जाना पेपर में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा और पे करा है $0.5। लो, तो ये एक और केस है बेटा। यहाँ पे क्या है, वैसे जो कंपनी ने साझा करा ना, कंपनी ने बोला आप लोगों को $1 डिविडेंड देंगे, लेकिन कंपनी ने इस बार डिक्लेयर कर दिया आधा सेंट का। इन्होंने कर दिया कंपनी ने भाई हाफ सेंट देंगे, $0.5 देंगे। कंपनी ने बोला भाई साहब आपको सिर्फ $0.5 का डिविडेंड डिक्लेयर करा हमने, $1 का नहीं। तो आप बोलोगे अब इसमें कंपनी ने डिविडेंड तो डिक्लेयर करा है, लेकिन अब $1 लूं, या मतलब 1 लाख शेयर है और एक शेयर पे 0.5 करा है, तो 0.5 मल्टीप्लाई करोगे
0.5 मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अब 1 करूं या 0.5 करूं, लेकिन ये समझ नहीं आया, ये मुझे समझ नहीं आया, क्या करूं? तो बेटा आप यहां पे 0.50 लोगे क्योंकि कंपनी ने 0.5 डिक्लेयर करा है, लेकिन ये तो था नॉन क्यूमुलेटिव वाला का केस। अब जरा क्यूमुलेटिव का केस सुनो बेटा, क्यूमुलेटिव वाले में ये नहीं होगा, क्यूमुलेटिव वाले में ये नहीं होगा बेटा, क्यूमुलेटिव वाले में ये होगा $1,00,000। मतलब कंपनी ने डिक्लेयर 0.50 करा है, लेकिन क्यूमुलेटिव वाला मतलब जिनको इकट्ठा करके देना होता है उनके लिए कंपनी $1,00,000 ही काटेगी, क्योंकि ये जो डिक्लेयर, मैंने आपको क्या बोला था, क्योंकि क्यूमुलेटिव वालों के लिए कंपनी का डिक्लेयर वाला पंगा है ही नहीं, कंपनी उन लोगों के लिए डिक्लेयर करेगी नहीं, जो डिक्लेयर का पंगा है वो नॉन क्यूमुलेटिव वालों के लिए, उनके लिए स्टैंडर्ड ऑब्लिगेशन है कि कंपनी उनके लिए काट के रखेगी $1,00,000, एक डॉलर। ये देखो, you must deduct the full amount dividend obligation for the current year regardless of whether it was declared or paid. This is because the company has a standing obligation to pay this dividend. ये बेटा आप लोगों को अलग से काट के रखना पड़ेगा। देखो ये मैंने क्यूमुलेटिव वालों के लिए भी आपको बना दिया, कंपनी का 1 लाख शेयर थे, 1 लाख का एनुअल डिविडेंड था, जिस कंपनी ने डिक्लेयर भी करा एंड पेज नो डिविडेंड, तो फर्क नहीं पड़ता, आपको काट के रखा, काट के रखना पड़ेगा। और वैसे भी बेटा क्यूमुलेटिव वालों के लिए आप अभी पे भी नहीं करते, इकट्ठा करके एक साथ पे कर दे। तो ये छोटा सा बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दिया था। अगली क्लास में बेटा मैं आपको थोड़ा वेंस को अपना स्टार्ट कर दूंगा। यहां से हमारा आईएसी खत्म हो गया। एक छोटा सा नोट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पेपर में अगर आपको बताता नहीं, सिर्फ सिंपल ये लिख देगा प्रेफरेंस डिविडेंड इतना है। अब आप पूछ रहे हो यार ठीक है प्रेफरेंस डिविडेंड इतना है, लेकिन ये प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, ये नहीं पता आप लोगों को, क्या अज्यूम करें? तो बेटा आप लोगों को हमेशा ये अज्यूम करना कि वो नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब डिविडेंड काटा और हाथों हाथ पेमेंट देकर रफा दफा कर देंगे उनको। बेटा क्यूमुलेटिव एक रेयर केस है ना बेटा। जनरली तो क्या होता है बेटा, मैंने आप लोगों को यही बोला था, रियल लाइफ सिनेरियो हमेशा अज्यूम करना। और रियल लाइफ सिनेरियो क्या होता है, प्रेफरेंस वालों के लिए जैसे पैसा आया काट के हाथों हाथ दे देंगे, यही तो होता है प्रेफरेंस वाले, प्रॉफिट आ गया हाथों हाथ पैसा काट के डिविडेंड काट के उनको दे देंगे। ये रियल लाइफ केस है, तो यही अज्यूम करना, जनरल केस यही होता है। ये एक रेयर केस है, मतलब एक स्पेशल केस है कि पैसा इकट्ठा करके एक साथ देंगे, ये नहीं होता बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सैलरी वाले इंप्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए काम करा, तो बेटा उसने पूरे महीने काम करा तो फिर उसको अगले महीने सैलरी मिल जाएगी, ऐसा थोड़ी ना उसने पूरे 12 महीने काम करके तो पूरा अगले महीने पूरे एक साथ ही आप दोगे उनको पूरे साल का। बेटा नो डाउट आप सैलरी एनुअल बताते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप सैलरी पे भी एनुअल करते हो, वो तो मंथली करते हैं ना। तो जनरल केस क्या होता है, आप तो उनको हाथों पेमेंट करके रफा दफा कर देते हो प्रेफरेंस वालों को। आईईसी वाले ये जो क्यूमुलेटिव वाले हैं, ये एक स्पेशल केस, वो कंपनी ने उनके लिए जबरदस्ती एक वो बनाया ताकि कंपनी उनका पैसा यूज कर सके अपने पर्पज के लिए, तो ये एक स्पेशल केस है। तो आपको हमेशा यूज करना कि नॉन क्यूमुलेटिव वाले। अच्छा, अब नॉन क्यूमुलेटिव वाले हैं, अब ये भी बोल रखा है डिविडेंड बस इतना दे रखा, प्रेफरेंस डिविडेंड इतना है। अब आपको इतना पता चल गया भाई साहब प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, तो नॉन क्यूमुलेटिव। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, माइनस करना डिपेंड करता है, मैंने आपको बोला था वो नॉन क्यूमुलेटिव है, तो नॉन क्यूमुलेटिव में तो आप तभी माइनस करोगे जब डिक्लेयर्ड है, जब डिक्लेयर्ड है तभी तो माइनस करोगे। लेकिन अब वो ये नहीं बोला कि वो डिक्लेयर्ड है या नहीं, ये क्वेश्चन में ये भी नहीं गिवन है, बस इतना लिख दिया प्रेफरेंस डिविडेंड 50 ऐड हो रहा है। एक तो उसने बताया नहीं क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, तो वो भी नहीं बताया, और दूसरा ये भी नहीं बताया कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड है या नहीं। तो चलो पहला केस तो सॉल्व हो गया कि कुछ नहीं बोला तो नॉन क्यूमुलेटिव मानेंगे, लेकिन सर अब ये भी तो बताओ ये डिक्लेयर्ड है या नहीं, क्योंकि अगर डिक्लेयर्ड नहीं है तो सर हम फिर माइनस नहीं करेंगे। लेकिन पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला, तो बेटा आपको हमेशा ये मानना है वो डिक्लेयर्ड है, क्योंकि जनरली प्रेफरेंस वालों में, तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, रियल लाइफ प्रेफरेंस वालों को क्या होते हैं, वो कौन होते हैं जिनको आप एक फिक्स्ड इनकम दोगे। अरे बेटा वो कॉमन स्टॉक वाले होते हैं, लेकिन उन बेचारों को इतना रिस्क नहीं है ना, वो कंपनी से कहते हैं भाई साहब तुम हमारा रिस्क ले लो और उसके बदले में हमें एक फिक्स्ड इनकम दे दो। तो बेटा ये वही लोग होते हैं, तो कंपनी के क्या करते हैं, जनरली इनको एक फिक्स्ड इनकम देती रहती है। रियल लाइफ सिनेरियो क्या होता है, प्रेफरेंस वालों को पैसा उनको देके रफा दफा कर दिया जाता है, बेटा चलो आप अपना पैसा लो ले जाओ, चलो। इनका कुछ ऐसे इकट्ठा करके कंपनी कुछ करती भी नहीं है बेटा, इकट्ठा करना ही होता तो ये कॉमन स्टॉक वालों को करेंगे, क्योंकि मोटी पेमेंट उनको जाती है, ठीक है। तो रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होता है, जनरली प्रेफरेंस वालों को उनका पैसा दे दिया जाता है, जैसी कंपनी ने नेट इनकम कमाया और उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया जाता है। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो पहली बात नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस मानना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव मान रहे हो जबरदस्ती, आप बोल रहे नहीं है मैं तो नॉन क्यूमुलेटिव मानूंगा, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं गिवन है तो आपको नॉन क्यूमुलेटिव मानना है, और डिक्लेयर और नॉन डिक्लेयर बोला है तो डिक्लेयर मानना है, क्योंकि हमेशा कंपनी उनको हमेशा उनके लिए डिक्लेयर करती है भाई, अरे प्रेफरेंस है ना, उनको प्रेफरेंस देती है, उन लोगों को देना ही है, तभी तो वो प्रेफरेंस वाले हैं। अरे जब बेचारे तभी तो प्रेफरेंस बने हैं भाई, उनको कुछ इनकम चाहिए ही चाहिए, फिक्स इनकम, तो जनरली कंपनी उनको फिक्स इनकम दे देती है बेटा, उनका पैसा रोक के नहीं रखती है, ठीक है। तो ये लोग मैंने चीज आपको बता दी, और इस नोट को आप लिख भी लेना, क्योंकि यही नोट है जो वो पेपर में यूज करता है वो एग्जामिनर, वो नहीं गिवन करेगा बेटा आपको, और जिस पर गिवन करती है तो समझ जाना इस बार थोड़ा टाइम मीडियम आ गया,
हार्ड नहीं है, अटेम्प्ट इजी है। अगर उस वक्त ये टैक्टिक ने समझने की बेटा, समझ जाओ ना, अगर उसने इतना भी गिवन कर दिया, वरना जनरली तो बेटा वो गिवन करता ही नहीं, सीधा लिख देगा प्रेफरेंस डिविडेंड इतना। अब माने कौन, क्यूमुलेटिव माने या नॉन क्यूमुलेटिव माने, डिक्लेयर माने नॉन डिक्लेयर माने, सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा IAC एंड हो जाता है। अगली क्लास में बेटा हम अपना वेंसो स्टार्ट करेंगे, बहुत डिटेल बातें उसमें हमारी होगी। उसके बाद हमारा पूरा बेसिक ईपीएस खत्म हो जाएगा, फिर डायल्यूटेड ईपीएस पे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो स्टडी मटेरियल बेटा आप अपना रीड करते रहिए, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट स्टडी मटेरियल पढ़ना है जिसमें सिलेबस 2024 चेंज जो है, चेंजेस को अकम्पनी कराओ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।